Hello everyone, welcome to my YouTube channel JJ EduTech. So today's our topic is electric measurement. देखिए किरचॉफ्स करके एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ दो मेथड्स को फॉरवर्ड किया था टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स. ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स सर्किट ऐसे होते थे जिसके अंदर में ओम्स लॉ जो था वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता था. इसलिए किरचॉफ ने दो लॉ को आगे फॉरवर्ड किया था. एक लॉ था KCL और एक था KVL. ठीक है, KCL का मतलब हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ एंड KVL का मतलब हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. फाइन. और ये वो सर्किट में अप्लाई करते थे जिसमें ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया जा सकता था. ठीक है, चलिए अब जो किरचॉफ करंट लॉ जो था वो बेस्ड था चार्ज कंजर्वेशन पर, क्योंकि करंट है तो करंट का फॉर्मूला क्या था, I=Q/T. ऑब्वियसली करंट इज बेस्ड ऑन द चार्जेस, दैट इज द रीजन दे हैव यूज्ड द चार्ज कंजर्वेशन. सिमिलरली जो KVL था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ था, यहाँ पर क्या है हमारे पास में वोल्टेज का एक प्रकार की एनर्जी है, तो इसलिए इसको हमने बोला था एनर्जी कंजर्वेशन पर ये बेस्ड था. ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन. नाउ KCL को हम लोग इंडिविजुअली थोड़ा सा एक्सपेक्ट करके देखते हैं क्या होता है. देखिए KCL का मतलब ये हो गया कि सम ऑफ करंट दैट इज कमिंग टू अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पर सम ऑफ करंट है, जैसे दो तीन करंट एक पॉइंट पर मीट कर रही है, इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ द सम ऑफ करंट दैट इज गोइंग आउटवर्ड्स. इसका एक एग्जाम्पल देखकर हम लोग समझेंगे कैसे है एग्जाम्पल, वो भी देखते हैं ज़रा. देखिए ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में एक जंक्शन है. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी करंट्स की जो कंडक्टर से उनकी करंट अगर मीट कर रही है. देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं जो ये जंक्शन है इसको रेफरेंस लेने वाला हूँ. ये जंक्शन को मैंने रेफरेंस ले लिया है. ठीक है, ये जंक्शन को मैंने रेफरेंस लिया. अब इस जंक्शन से ये करंट मेरी दूर जा रही है तो मैं इसको मान के चलूँगा +I1. करेक्ट, ये भी करंट मेरी दूर जा रही है, इसको +I2 मान के चलूँगा मैं. ये करंट मेरे इस जंक्शन के करीब जा रही है, इसका मतलब -I5 मान के चलूँगा मैं इसको. ये करंट जो है जंक्शन से दूर जा रही है, मतलब +I4 मान के चलूँगा मैं इसको. और ये करंट है मेरे जंक्शन के करीब जा रही है तो -I3 मान के चलूँगा. देखिए मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर करना चाह रहा हूँ, कई किताब के अंदर में जब करंट जंक्शन की तरफ आती है तो उसको वो लोग प्लस करके चलते हैं, और कई बार जब करंट जंक्शन की तरफ आती है तो उसको माइनस भी करते हैं. आपको एक चीज़ कंसीडर करनी है, सबसे बेटर मेथड यही होता है कि जब कोई जंक्शन से करंट अगर पास आ रही हो तो उसको माइनस कंसीडर करके चलो. ठीक है, इसको भूल जाओ. और अगर जंक्शन से करंट अगर दूर जा रही हो तो उसको प्लस कंसीडर करके चलो. सबसे बेस्ट वे ये होता है. देखिए याद रखने का तरीका बता दो, जंक्शन के करीब आ रही है माइनस है, इसका मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है. एक याद करने का तरीका, इट्स नॉट अ टेक्निकल टर्म, जस्ट टू रिमेंबर दिस थिंग. ये करंट इस जंक्शन से दूर जा रही तो उसको हमने प्लस मान लिया, ये हमारे लिए सबसे बेटर रहता है. ठीक है, तो हम लोग अब इन सब का समेशन कर लेते हैं. ठीक है, चलिए समेशन करके देखते हैं क्या है. I2 +I2 करेक्ट है, +I1. ठीक है, फिर वापस से प्लस की टर्म इकट्ठी कर लेते हैं साथ में, और कौन सा है +I4 भी है सर्किट के अंदर में, दैट इज़ +I4. ठीक है, फिर उसके बाद में कौन कौन सा हमने फेस कंप्लीट कर लिया. देखिए I4 प्लस का था, ये भी कंप्लीट हो गया. I1 प्लस का था, ये भी हो गया. I2 प्लस का था, ये भी हो गया हमारे पास में. नौ बचा क्या हमारे पास में, I5 एंड I3 दोनों माइनस के हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा -I5 एंड -I3 दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये मेरी चीज, ये जो मेरी थी आउटगोइंग करंट थी, और ये जो मेरी थी वो इनकमिंग थी. लॉ क्या बोलता है, इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग. इसका मतलब ये हो गया I2 + I1 + I4 इज इक्वल्स टू I5 + I3. समझ में आया लॉ पूरा आपको यहाँ पर, दैट इज I3, दैट इज होल लॉ. ठीक है, तो यहाँ पर दैट इज आउटगोइंग करंट, ये हमारी आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू इनकमिंग करंट. ये हमारा लॉ बोलता था KCL का. ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग. सेकंड लॉ जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर में बेस्ड है. ये ऐसा बोलता है कि, तो केवल ये स्पेसिफाई करता है कि एलजेब्रिक सम, आप जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस के कंसिडर करेंगे किसी क्लोज लूप के अंदर में, मतलब क्लोज सर्किट के अंदर में, तो उसका समेशन जो होगा आपका वो 0 के बराबर होगा. ठीक है, तो आप एलजेब्रिक सम कीजिएगा पोटेंशियल ड्रॉप्स का जितना भी होता है सर्किट के अंदर में, और दैट इन द क्लोज लूप, एंड दैट इज कंसिडर्ड
एज अ जीरो। समेशन जो होगा उसका पूरा जीरो होगा, समेशन डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो। ये डेल्टा वी जो होता है ना, इसको पोटेंशियल ड्रॉप से डिनोट किया जाता है, इसलिए हम लोग डेल्टा वी, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो हमारा चेंज होता है वी से लेकर, जैसे एक पर्टिकुलर रजिस्टर का V1 है, V2 है, V3 है, तो ओरिजिनल जो हमारा EMF होता है बैटरी का वो V होता है, तो V माइनस V1 माइनस V2 लाइक दिस, दैट इज़ द रीज़न व्हाट वी राइट लाइक अ डेल्टा, क्योंकि चेंजेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर चलिए एक सर्किट को कंसिडर करते हैं KVL को स्पेसिफाई करने के लिए। ये हमारे सामने एक सर्किट है। ठीक है, देखिए ये प्लस है बैटरी का, ये माइनस है, तो यहाँ से करंट बाहर निकलेगी, I1 नाम की करंट यहाँ पर बाहर निकली, वो I1 नाम की करंट यहाँ पर भी पहुँची। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस से हायर पोटेंशियल से करंट फ्लो होती है, तो यहाँ पर कौन सी नाम की करंट फ्लो हुई, I2 नाम की करंट। अच्छा, यहाँ पर कौन सी करंट फ्लो होगी, I3 नाम की करंट फ्लो होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है पैरेलल में कंसीडर हो गया, यहाँ पर आती, इस जंक्शन पर आती क्या होगी, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये I3 करंट यहाँ फ्लो हुई। ठीक है, अच्छा ये वापस आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर वापस से कौन सी करंट आ जाएगी, I1 नाम की करंट आ जाएगी। इस सर्किट के अंदर में तो I1 करंट ही फ्लो हो रही थी, तो सर्किट के अंदर में कौन सी करंट फ्लो रही थी, I2 करंट हमारी फ्लो हो रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं क्लोज्ड लूप को। ठीक है, क्लोज्ड लूप कौन सा है वो देखते हैं, क्लोज्ड लूप। ठीक है, क्लोज्ड लूप जो है हमारा, सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पर A B E एंड F, A B E एंड F, A, ये हमारा, हमने A से चालू किया और वापस से कहाँ पर सर्किट को ख़त्म किया, वापस से लाकर A पे चालू किया, पूरा खत्म A पर लाकर हमने एंड कर दिया। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले E1 बैटरी सोर्स है, पोटेंशियल सोर्स E1 क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि ये करंट को रश आउट कर रहा है, बाहर दे रहा है करंट को, है ना, इसमें से करंट निकल रही, माइनस यहाँ पर क्या होगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसका हमने नाम रखा है I3 इंटू R2। ऑब्वियसली वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग माइनस ही करते हैं। फिर ये गया, हम लोगों ने ये लूप कंसिडर किया था, तो यहाँ पर वापस से जाएगी I1 करंट यहाँ पर, तो माइनस I1 और R1, ये हो गया हमारा पहला लूप। ठीक है, तो इसको सिंपल भाषा में लिख देते हैं, E1 इज इक्वल्स टू I3 R2 प्लस I1 R1। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन। नाउ दूसरा पॉइंट हमारा, दूसरा हम लोग लूप अब कंसिडर करने वाले हैं, वो कौन सा लूप होगा हमारा, ये वाला लूप होगा। ठीक है, ये वाला लूप, तो ये वाला लूप कहाँ से चालू हो रहा है, हम लोग चालू कर रहे हैं C B E D C से चालू किया, C पे ख़त्म हुआ, क्योंकि क्लोज सर्किट है ना, क्लोज लूप बनेगा पूरा का पूरा हमारा। चलिए यहाँ पर देखते क्या होने वाला है, E2 बैटरी है हमारी, E2 में से करंट बाहर निकली, तो E2 लिखा प्लस का हमने। इधर से करंट कौन सी फ्लो रही है रजिस्टर के थ्रू, I3 करंट फ्लो रही, तो I3 R2 लिखेंगे, करेक्ट है। फिर इधर वापस हम लोग आए, इधर से वापस इधर की तरफ आए, और इधर में हमारे पास से कौन सी आई I3, कौन सी करंट फ्लो हो रही थी इसके थ्रू, I2 नाम की करंट फ्लो हो रही थी इसके थ्रू, तो माइनस ऑफ I2 R3 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो E2 इज इक्वल्स टू I3 R2 माइनस I2 R3, सॉरी प्लस लगेगा यहाँ पर। नाउ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर I3 R2 है, ठीक है, इसकी जगह पर वैल्यू रिप्लेस करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिएगा, तो I3 R2 इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1, फाइन। तो E2 इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1 प्लस ऑफ I2 R3। ठीक है, E2 इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, बैटरी के पोटेंशियल्स को एक तरफ ले लेते हैं, अभी हमने बात करी थी, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ I1 R1 प्लस I2 R3। इसमें से माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो I1 R1 माइनस I2 R3 हो जाएगा, और वो माइनस जब इधर की तरफ में जाएगा तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, करेक्ट है। तो इसका मतलब इस समय ये समझ में आया कि समेशन ऑफ E इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ I R, ये हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो हमने बोला जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप्स होंगे उनका समेशन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये देखिए 0 के बराबर कर दिया हमने। ये यहाँ पर भी आगे रिलेशंस आप देखोगे, ठीक है, जैसे ये मैंने देखे, ये 0 के बराबर मैंने आपसे बोला था ना, तो ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, ये पूरा इज इक्वल्स टू 0, जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स थे दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। यहाँ पर मैंने 0 कंसिडर किया, ठीक है, उसी प्रकार से ऊपर वाली इक्वेशन में भी मैंने कंसिडर किया था। इसका मीनिंग एक्चुअल में ये देखिए, आप यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर मैंने किसके इक्वल कंसिडर किया, इसको 0 के इक्वल कंसिडर किया। तो ये था हमारा KVL, और इस तरीके से किया जाता है इसे सॉल्व। कोई भी सर्किट होगा आपको इसी तरीके से सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं KCL और KVL के बीच में डिफरेंस क्या होता है।
जो हमारा यहाँ पर KCL होता है, KCL बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर में। KCL के अंदर में देखेंगे तो समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो, ईयर द टोटल वोल्टेज दैट इज सप्लाइड इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, जिसको हमने पीछे पूरा एक्सप्रेस करके देखा था, ठीक है। डेल्टा आई जो सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि इनकमिंग जो होती है और आउटगोइंग जो होती है करंट, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है। सेकंड थिंग, ये KCL आप ओपन और क्लोज सर्किट दोनों में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन KVL को सिर्फ क्लोज सर्किट में ही अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज जो था वो चार्ल्स व्हीटस्टोन ने डेवलप किया था। ये जो ब्रिज था बेसिकली अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के काम आता था, अननोन रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करने के काम आता था, क्योंकि उस ज़माने में वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर टाइप के कोई डिवाइस तो होते नहीं थे, तो वो अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के काम आता था। और ये जो सर्किट था बेसिकली ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक सिंपल सा सर्किट है, जो कि डिटेक्शन के लिए काम आता था अननोन रेजिस्टेंस को, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को किसी लाइन को मेज़र करना तो क्या करते हो, स्केल लेकर मेज़र कर लेते हो, क्योंकि एक अननोन क्वांटिटी है और एक हमारे पास में क्या है, नोन क्वांटिटी है। तो उन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो आपको अननोन क्वांटिटी की वैल्यू भी क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। और ये इतना एफिशिएंट था कि ये आपका मिली ओम्स तक के रेजिस्टेंस को भी क्या कर सकता था, मेज़र कर सकता था। इतना एफिशिएंट सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट हम लोग देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल, देन आफ्टर कंप्लीट प्रिंसिपल का एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको उसका सर्किट बना के दिखा देता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये कुछ इस प्रकार का सर्किट होता है, जो पिछले न्यूमेरिकल्स में भी आपने देखा होगा, ठीक है। ये हमारा सप्लाई वोल्टेज के लिए हो गया बैटरी, यहाँ पर हमारे पास में R1 हो गया, ये R2 हो गया हमारा, ये हमारा R4 हो गया, ये हमारा R3 हो गया, ठीक है। करंट यहाँ पर आई तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, दोनों पॉइंट्स पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इधर I1 चली जाएगी और इधर कितनी चली जाएगी, हमारी I2 चली जाएगी, करेक्ट। नाउ देन आफ्टर यहाँ पर हमारे पास में एक मेजरिंग डिवाइस लगता है, ठीक है, VCN VD। नाउ सी इधर में लगता है गैल्वेनोमीटर बेसिकली, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है, करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। इस प्रकार से कुछ होता है ये मेजरिंग डिवाइस। अगर करंट होगा तो ये जैसे जब करंट नहीं होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जब PD पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारा जीरो होता है, ऑब्वियसली जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं तो करंट तो कभी फ्लो होने वाला है नहीं, तो यहाँ पर ये जीरो पर ही रहता है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 4 वोल्ट का डेवलप हुआ तो ये अपनी जगह से चेंज करके किसी और पोजीशन पे चला जाता है। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया -4 तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से चला जाएगा। तो ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है जब किसी करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, तो ठीक है। ये हमारा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। मैं आपको इसका व्हीटस्टोन सर्किट का थ्योरी के बारे में बता देता हूँ क्या होता है बेसिकली। देखिए अगर गैल्वेनोमीटर यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ब्रिज इज बैलेंस्ड। क्या हुआ, ब्रिज क्या हुआ, बैलेंस हो गया। इफ़ द गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग द डिफ्लेक्शन इट मीन्स ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है। अगर वो डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब करंट का प्रेजेंस है, और करंट का प्रेजेंस है इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस VCD के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मान लीजिए 4 वोल्ट का आया तो इसका मतलब यहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगा, यहाँ करंट फ्लो हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिटेक्शन दे देगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ब्रिज जो हो गया वो अनबैलेंस हो गया, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में फिर बता देता हूँ। अगर हमारा VCD जो है यहाँ पर, अगर VCD हमारा 0 होता है तो गैल्वेनोमीटर जो होगा नो रीडिंग शो करेगा, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला है इस ब्रांच के अंदर में एटलीस्ट, ठीक है। अगर VCD के अक्रॉस में कोई वोल्टेज हमें मिलता है, मान लीजिए मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल 4 वोल्ट मिला, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, शो द रीडिंग। इसका मतलब देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ करंट। अच्छा, जब कोई रीडिंग शो नहीं करता तो वो बैलेंस माना जाता है, और जब कोई रीडिंग शो करता है तो उसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड। इसका मतलब कि ये गैल्वेनोमीटर जो है कम्प्लीटली बैलेंस नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग इस सर्किट को एनालाइज करते हैं विद द एग्जांपल कि सर कैसे इसको एनालाइज करेंगे। मैं वापस सर्किट बना देता हूँ यहाँ पर।
विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए R1 की जो वैल्यू यहाँ पर मैंने 10 ओम सेलेक्ट करी है, R2 की वैल्यू मैंने 20 ओम को सेलेक्ट किया है, R3 की वैल्यू भी मैंने 10 ओम सेलेक्ट की है और इसकी भी वैल्यू मैंने 20 ओम सेलेक्ट करी है। ठीक है, इसका एनालिसिस चालू करते हैं। सबसे पहले इसका इक्वलेंट हम लोग क्या निकाल, अच्छा यहाँ पर हमारे पास में VC एंड हियर इट इज़ द VD। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेवलप होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ब्रिज अनबैलेंस हो गया, अगर नहीं हुआ तो ब्रिज हमारा बैलेंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। हम लोग यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने का काम करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ बैलेंसिंग और अनबैलेंस की कंडीशन को चेक कर रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, ताकि एकदम क्लियर हो पाए पूरा फिनोमेना। ठीक है, देखते हैं इसको एग्जांपल करके। सबसे पहले देखते हैं ये R1 है और ये R2 है। देखिए यहाँ पर तो कोई कनेक्शन नहीं है, ओपन सर्किट है मतलब, तो ये करंट जितनी जितनी यहाँ पर I1 फ्लो हो रही है उतनी I1 इधर भी फ्लो हो जाएगी। इसका मतलब R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं। देखिए R1 R2 सीरीज में तो कितना है, यहाँ पर 30 ओम लग जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, उस हाफ में भी क्या है, सीरीज़ के अंदर में ही है, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है यहाँ पर। ठीक है, तो 10 एंड 20 विल गेट 30 ओम। फाइन, यहाँ पर बैटरी लग रही है 12 वोल्ट्स की। ठीक है, ये करंट हमारी आई आ रही है। अब 30 ओम एंड 30 ओम आर इन पैरेलल, तो इसका मतलब ये हो गया सर्किट का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 15 ओम लिख लिया है। ओके, सो नाउ हम लोग अब सर्किट की टोटल करंट निकाल देते हैं। सर्किट की टोटल करंट के लिए I = V/R कर लेते हैं। ठीक है, V कितना है हमारे पास में 12 वोल्ट्स का है, R इक्विवेलेंट कितना है 15 ओम्स का आया है। ठीक है, तो हमें कितना मिला 0.8 एम्पियर ऑफ द करंट। तो टोटल करंट इन द सर्किट इज 0.8 एम्पियर। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरी कितनी होगी, 0.8 एम्पियर की करंट यहाँ फ्लो हो रही है। ठीक है, अच्छा अब आप एक बात को सोचिएगा, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर भी 30 है, मतलब 0.8 एम्पियर जो करंट है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। इधर भी 0.4 चली जाएगी और इधर भी कितनी चली जाएगी, 0.4 एम्पियर। दोनों ब्रांचेस में इक्वल जाएगी। जब भी रजिस्टेंसेस पैरेलल के केस में इक्वल होते हैं तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपके पास में कितनी ब्रांचेस है, 1 और 2। जो मेन करंट होती है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो उतनी करंट दोनों हाफ्स के अंदर में फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0.4 एम्पियर करंट फ्लो होगी और यहाँ पर भी 0.4 एम्पियर करंट इस ब्रांच में फ्लो हो जाएगी। ओके, सो नो एनालिसिस करते हैं इंडिविजुअल ब्रांच को लेकर। अब क्या है, यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ ले गए, यहाँ पर गए, एक एक ब्रांच को इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर इस नोड पर आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, 12 वोल्ट्स का मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर करंट डिवाइड हो रही है, मतलब ये कौन सी ब्रांच है, पैरेलल। और पैरेलल के अंदर में अपन ने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है हमारा, सेम होता है। आई बात समझ में। तो 12 वोल्ट इस सर्किट को भी मिलेगा और 12 वोल्ट इस सर्किट को भी मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अच्छा मेरे को यहाँ पर क्या निकालना है, VC निकालना है, दैट इज़ द VC निकालना है। तो यहाँ पर मेरे पास में कितना है, 10 ओम है, यहाँ पर कितना है 20 ओम है। ठीक है, यहाँ पर करंट आ रही है 0.4 एम्पियर की। ठीक है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप मुझे निकालना है क्योंकि VC है। सो इसका मतलब 20 × 0.4 कितना होगा जी, 20 × 0.4 हमारा ये देखिए 8 वोल्ट्स। सुनाओ इधर VC कितना है हमारा, 8 वोल्ट आया है। करेक्ट है, सेम टू सेम हम लोग अगले हाफ के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाफ, वहाँ पर भी 10 ओम है, वहाँ पर भी 10 ओम है और यहाँ पर कौन सा पॉइंट था, VD था। ठीक है, करंट कितनी 0.4 एम्पियर की फ्लो हो रही है और कितना है 12 वोल्ट्स का है। तो यहाँ पर भी जब हम लोग इसके अक्रॉस ड्रॉप देखेंगे 20 ओम्स के अक्रॉस में, तो VD के अक्रॉस कितना मिलेगा अपने को, 8 वोल्ट्स का मिलेगा। फाइनली इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो VC और VD है इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, VC का सर 8 वोल्ट आ रहा है और VD का भी 8 वोल्ट ही आ रहा है। तो इसका मतलब सर VCD जब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, तो 8 - 8 कितना होता है सर, 0। इसका मतलब जब VCD ही 0 है, जब PD ही आपका 0 है, तो इसका मतलब करंट भी कितना होगा, 0। अब जब करंट 0 होगा तो गैल्वेनोमीटर जो होगा वो कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा, इट विल शो द 0 रीडिंग। इट मीन्स ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड। आई बात समझ में आपको कि नहीं। अब ब्रिज को अनबैलेंस करते हैं, कैसे करेंगे अनबैलेंस की कंडीशन वो भी देखते हैं। चलिए, उस पूरे सर्किट में सिर्फ इतना सा चेंज करना है मेरे को। यहाँ पर मैं 20 ओम लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं 10 ओम लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं 10 ओम ही रहने दूंगा और यहाँ पर मैं 20 ओम से रहने दूंगा सर्किट में। ठीक है, इतना सा मैंने चेंज किया उसके अंदर में। तो अब आप एक काम करते हैं, यहाँ पर वही बात है, VC और VD होगा, यहाँ पर भी सेम टू सेम हमारा फंडा। चलिए अब हम लोग निकालते हैं वापस से पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और टोटल करंट हमको मालूम थी यहाँ पर 0.8 ही जा रही है, 0.8 एम्पियर की करंट जा रही है। इस ब्रांच में 0.4 जाएगी और इस ब्रांच में भी 0.4 जाएगी, क्योंकि 0.4 एम्पियर ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर
20 + 10 कितना होता है, 30 होता है ना। सीरीज़ में आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस की पोजीशन को चेंज करोगे तो करंट पे इफेक्ट नहीं आने वाला है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने 10 ओम लगा दिया, यहाँ पर हमने 20 ओम लगा दिया, यहाँ 12 वोल्ट है। ये नोड हमारा सी है। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस चेक करेंगे, अभी हम लोग चेक करते हैं इसके अक्रॉस में, ठीक है। क्योंकि देखिए इधर में चेक करेंगे ना ऑब्वियसली, क्योंकि हायर से लेकर लोअर के बीच में तो ग्राउंड यहाँ पर मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है नेगेटिव टर्मिनल है ना। तो वी सी इज इक्वल्स टू कितना होगा, करंट कितनी आ रही थी 0.4 आ रही थी, तो 10 × 0.4 हो जाएगा, कितना हो गया 4 वोल्ट्स। वी सी की वैल्यू मुझे 4 वोल्ट्स मिल रही है। सिमिलरली अगले केस की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, यहाँ पर 20 ओम है और यहाँ पर कितना 10 ओम है। इधर में कितना था, वी डी था मेरे पास में, ठीक है, और यहाँ कितना 12 वोल्ट रहा है। तो मैं वापस यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करता हूँ, कहाँ पर, इस पॉइंट पर। ये इसके अक्रॉस में ड्रॉप कितना आ रहा है मुझे, क्योंकि वी डी मेरे को कहाँ मिलेगा, वी डी यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग इसी के अक्रॉस चेक करेंगे ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। वी डी इज इक्वल्स टू 20 × 0.4 एम्पियर, दैट इज़ वॉट 8 वोल्ट्स। सो नाउ वी सी का वैल्यू आया 4 वोल्ट एंड वी डी का हमारा वैल्यू आया 8 वोल्ट। इसका मतलब वी सी डी जो हमको मिलेगा कितना मिलेगा, 4 वोल्ट्स मिल जाएगा माइनस का। इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, फाइन, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है हमको यहाँ पर। तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मतलब करंट भी एग्जिस्ट करेगी, और करंट अगर एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर भी रीडिंग हमको शो करेगा। सो ड्यूरिंग दिस केस द ब्रिज इज अनबैलेंस्ड। ओके, ये है बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग का केस ब्रिज का। अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज पे कंप्लीटली, दैट इज़ होल वर्किंग जो मैंने आपको समझाया, ये पूरा का पूरा वर्किंग है व्हीटस्टोन ब्रिज का विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, ताकि आपको बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग के बारे में पता पड़ सके। अब हम लोग कंडीशन डिराइव करते हैं कि जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो रजिस्टेंसेस का रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है, वो हम लोग अब यहाँ पर फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। ये कंप्लीट मैंने सर्किट पूरा बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस किस कंडीशन में होता है, जब P/Q इज इक्वल्स टू R/S। ये कंडीशन अगर हमें मिल जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस हो गया है, फाइन। इस कंडीशन के ऊपर में हमें देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगने वाला है, वो है करंट डिवीजन का। यहाँ पर थोड़ा ढंग से दिखेगा, यहाँ पर I करंट आती है, ठीक है, यहाँ पर I1 करंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब इधर भी कोई करंट जाएगी, इधर मैंने लिखा I2। मुझे इस I2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए I नाम की करंट आई यहाँ पर, एक इधर गई और एक इधर गई, ठीक है। ये I1 हो गया और इधर कितना हो गया I2। मुझे I2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइन। देखिए ये मेरा जंक्शन है, तो इनकमिंग वैल्यू के लिए -I लिखा मैंने, आउटगोइंग वैल्यू के लिए I1 + I2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब मेरा I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I - I1। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, इसकी जगह पर I - I1, करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर करंट गई तो यहाँ पर डिवाइड होगी और यहाँ पर डिवाइड होगी वापस से। ये I1 करंट जो यहाँ जा रही है तो यहाँ पर भी डिवाइड होगी। इस करंट का नाम मैंने दिया IG, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस फ्लो हो रही है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया IG, ठीक है। ये मेरा वापस से बना जंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल करंट कितनी जाएगी, ये मेरी I3 करंट नाम दिया मैंने। तो सबसे बड़ी बात, ये जंक्शन की तरफ में ढंग से एनालाइज कीजिएगा जंक्शन को। ये मेरा जंक्शन है, इसके पास में मेरी I - I1 करंट जा रही है, ऊपर से मुझे IG करंट मिल रही है, और यहाँ से मेरी दूर कौन सी जा रही है, I3 जा रही है। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, I3 की। इनकमिंग करंट है तो -I - I1 इनकमिंग जो जंक्शन के पास में आ रही है, इसलिए इसको ये लिखा। जंक्शन के पास में IG आ रही है, उसको भी हमने पास लिखा, प्लस ऑफ I3 लिखा, क्योंकि वो जंक्शन से दूर जा रही है, करेक्ट। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, I3 की। तो I3 इज इक्वल्स टू I - I1 + IG, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, I3 को हटाकर क्या लिखता हूँ यहाँ पर, I - I1 + IG। इज इट करेक्ट, ठीक है। एनालिसिस करेक्ट चल रहा है, देखिएगा यहाँ तक हमारा काम हो गया। नो, अब हमें निकालनी है ये वाली करंट, ये जो करंट हमारी I4 है ये निकालनी है। अब इस पे ये जंक्शन आ रहा है, ठीक है। ये जंक्शन देखते हैं कैसे निकालेंगे, देखिएगा ढंग से। ये जंक्शन आया, ये आया और ये आया, ठीक है। ये I4, ये IG और ये हमारा हो गया I1। I1 करंट इस जंक्शन के पास जा रही है तो -I1 लिखेंगे,
आई जी जंक्शन से दूर जा रही तो प्लस आई जी लिख देते हैं, वो भी आई फोर भी दूर जा रही है, ठीक है। तो आई फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई वन माइनस आई जी, ठीक है। तो आई फोर की वैल्यू अब कितनी होगी हमारे पास में, आई वन माइनस आई जी। क्लियर है एकदम, पूरा का पूरा एनालिसिस क्लियर है एकदम, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लूप्स के थ्रू फाइंड आउट करेंगे सर्किट को, ठीक है। लूप्स के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये ए है, ये मेरा पॉइंट बी है यहाँ पर, ये मेरा पॉइंट यहाँ पर डी है, और ये मेरा पॉइंट यहाँ पर हो गया सी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये मैं कैलकुलेशन हटा देता हूँ यहाँ से और अब कर देता हूँ। देखिए एनालिसिस करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ आपको, डायरेक्शन से रिलेटेड। देखिए ये मेरा रजिस्टर है, यहाँ पर मेरी डायरेक्शन है करंट की इस प्रकार से, मेरे को इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो मेरे को मालूम है मैं क्या लिखता हूँ, माइनस आई आर, करेक्ट है। अच्छा, अब एक कंडीशन ऐसी है कि करंट की दिशा, मैं तो ऐसे जा रहा हूँ लेकिन करंट जो आ रही है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इसके अक्रॉस प्लस ऑफ आई आर लिखूँगा। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में चल रहा था तो मैंने लिखा था माइनस आई आर, मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम है, ठीक है। मैं इस डायरेक्शन से एनालिसिस कर रहा था लेकिन मेरी करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं क्या लिखूँगा, प्लस ऑफ आई आर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सामने अभी एनालिसिस हम करेंगे तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसलिए मैं आपसे ये बात बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एनालिसिस एक बार चालू करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग लूप लेते हैं कौन सा, ए बी डी एंड ए, फाइन, ए बी डी एन ए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो करंट है वो कौन से रजिस्टर के थ्रू गया, पी रजिस्टर के थ्रू गया, तो माइनस आई वन पी, ठीक है। फिर हम लोग गए किस दिशा में, ये वाली दिशा में गए, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का करंट, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ठीक है, उसको मैंने जी से डिनोट किया, ठीक है। उसी प्रकार से मैं जा रहा था, मेरी करंट की डायरेक्शन कैसी थी, इस प्रकार से थी, मेरी करंट की डायरेक्शन कैसे चल रही थी, ये प्रकार से चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैं इधर गया तो मेरी डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी होगी। मेरी जो यहाँ पर डायरेक्शन, मैं तो क्योंकि मेरा लूप का डायरेक्शन इस प्रकार से, लेकिन करंट क्या आ रही है, मेरे अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है ना। तो इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर प्लस करूँगा, ठीक है, किसके अक्रॉस में, आई माइनस आई वन इंटू एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। ये है मेरा यहाँ पर केस, ओके। अब मैं करता हूँ दूसरा इक्वेशन को सॉल्व। दूसरा मेरा जो लूप होगा वो कौन सा लूप होगा, मैं चालू करता हूँ ये वाले लूप से, ठीक है। या लूप का डायरेक्शन दिया मैंने बी सी डी बी, ओके, बी सी डी बी। चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कौन सी करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर, आई माइनस आई वन नाम की करंट, तो आई वन माइनस आई इस मल्टीप्लाइड बाय क्यू, और आगे क्या लगेगा, माइनस, ऑब्वियसली पोटेंशियल ड्रॉप है। तो फिर देन आफ्टर मैं गया यहाँ पर, अब मैं जब यहाँ पर जा रहा था तो मैं करंट की विपरीत दिशा में जा रहा हूँ, मेरी करंट तो वहाँ से यूँ आ रही है लेकिन मेरी डायरेक्शन क्या है, लूप की ऐसे जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस कर दूँगा, प्लस लिखूँगा, ठीक है। प्लस ऑफ कौन सी करंट है यहाँ पर, ये वाली नाम की करंट है, तो आई माइनस आई वन प्लस आई जी मल्टीप्लाइड बाय आर, ओके। सो नाउ वापस से मैं गया, यहाँ से गया तो यहाँ गैल्वेनोमीटर के विपरीत दिशा में जा रहा हूँ मैं वापस से। ये लूप तो कब खत्म होगा, पूरा इस प्रकार से चलेगा ना, इस प्रकार से चल के यहाँ खत्म होगा, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की विपरीत दिशा में जा रहा हूँ मैं, तो क्या हो गया, प्लस लग गया आई जी, करेक्ट। नाउ व्हेन गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग द डिफ्लेक्शन, मतलब आई जी मेरा ज़ीरो है, जब गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन शो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, ब्रिज बैलेंस माना जाएगा, तो मैं दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये मेरी फर्स्ट और ये मेरी सेकंड है। वहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन y1 माइनस पी प्लस ऑफ आई माइनस आई वन दैट इज एस, दैट इज़ माई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर नीचे वाली इक्वेशन में आई माइनस आई वन माइनस आई क्यू प्लस आई माइनस आई वन प्लस आई जी, सॉरी यहाँ पर आई जी नहीं लगेगा क्योंकि आई जी तो ज़ीरो है हमारा ना, तो आई जी तो ज़ीरो है तो यहाँ लगेगा ही नहीं वो, आर दैट इज़ इक्वल्स टू अगेन ज़ीरो, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो, करेक्ट है।
अब एक काम करते हैं, ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग आपस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस ऑफ I1P इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ I माइनस I1S एंड सिमिलरली यहाँ पर भी यही करने वाले हम लोग, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास IG करंट थी, आप इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पर भी हमारे पास में IG करंट थी, मैंने यहाँ पर I लिख दिया था, यहाँ पर मेरी IG करंट थी, ठीक है। तो ये IG करंट भी चली जाएगी, इसका मतलब मेरे पास क्या बचेगा, I1 मल्टीप्लाइड बाई Q, दैट इज इक्वल्स टू अगेन माइनस ऑफ I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाई R। नाउ डिवाइडिंग दिस बोथ द इक्वेशंस 4 इन 5th, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू व्हाट, S अपॉन R, ठीक है। तो P अपॉन Q एंड S अपॉन R, ठीक है। ये हमारा ब्रिज हो गया बैलेंस्ड। देखिए एक्चुअल में क्या है, मैंने ऊपर कंडीशन में यहाँ लिखा था, मैंने जब लॉ निकाला था मैंने लिखा था P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S लिखा था, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर P लिखा है, यहाँ पर Q की बजाय मैंने लिख दिया, R की बजाय मैंने लिख दिया यहाँ पर S, इसलिए मेरा लॉ जो आ रहा है वो इस प्रकार से आ रहा है, P अपॉन Q S अपॉन R, दैट इज़ द करेक्ट थिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इनिशियल्स मैंने यहाँ पर चेंज करी है। सो ड्यूरिंग दैट केस वी कैन से दैट द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ये पूरा एनालिसिस है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी आउट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and if you like the video, press the like button also. Thanks a lot.